उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो। इधर से जमीन ने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो। इरादों की टोली लिए साथ में, उजाले रचाने चली, मैं देश बनाने चली। छोटे छोटे शहरों से आंखों में सपने लिए घर से हम चल दिए। मंजिल को पाना था इसलिए अपने सपनों को हौसलों के पर दिए। हमने बनाना था अपना मुकाम और हमने बनाई अपनी पहचान। जी हाँ, आज अपना आसमां में ऐसे ही सपनों की बातें होंगी। नमस्कार, मैं दीक्षा कोहली और आप देख रहे हैं अपना आसमां। और अपने आसमां में आज बात छोटे छोटे शहरों के ख्वाबों की। इस देश में कई गांव हैं, कई डगर पर कई लड़कियां कई बड़े ख्वाब देखती हैं। मैं अपने जीवन में ये बनना चाहती हूँ, मैं ये मुकाम हासिल करना चाहती हूँ। ऐसे ही ख्वाब बहुत सी महिलाओं ने देखे, उन्होंने देश का नाम रोशन भी किया। आज हमारे साथ कुछ ऐसी ही महिलाएं हैं जो हम सभी के लिए प्रेरणा है। आइए जानते हैं उनसे उनकी कहानी, लेकिन उससे पहले करते हैं शुरुआत उनका नाम उनकी पहचान के साथ। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नीतू जैन है। मैं भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में बिहेवियरल साइंसेज एरिया में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। जी नमस्कार, मेरा नाम अलका सिन्हा है। मैं लेखिका हूँ, कविता, कहानियाँ, डायरी ये सब लिखती हूँ और साथ में आकाशवाणी और दूरदर्शन से भी मैं नेशनल कमेंटेटर के तौर पर भी काम करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है मैम। जी मैम। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अंजू दहिया है। मैं केमिस्ट्री की प्राध्यापिका हूँ और इस वर्ष मुझे नेशनल शिक्षक अवार्ड जो दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 5 सितंबर 2022 को, उसके लिए मैं सभी की धन्यवादी हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। हमें भी गर्व है क्योंकि हम सबको यहाँ तक पहुँचाने वाले हमारे शिक्षक ही होते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत स्वागत। और इसी के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आईपी यूनिवर्सिटी की छात्राएं और इसी के साथ कुछ एनजीओ की महिलाएं जो आज हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, अपने सवाल पूछेंगी, अपनी बात रखेंगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी हाँ, आपको तो हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये शो आपका है। अपना आसमां हम सभी का है, हमारा है, आपका है। और हर बार आप सही समय पर टीवी के सामने आ जाती हैं क्योंकि आप जानती हैं कि आपका अपना आसमां सही समय पर आता है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अब वक्त बिल्कुल ज़ाया नहीं करते क्योंकि संघर्ष की कहानी बहुत बड़ी है। आइए इस संघर्ष की कहानी को जानते हैं आज हमारे बीच मौजूद इन हस्तियों की जुबानी, क्योंकि अब बात है सपने, हौसले और मंजिल की। तो मैम, मैं आप ही से शुरुआत करूंगी कि जब आपने सोचा कि आपको अपनी ज़िंदगी में इस राह पर जाना है, वो सोच जहन में कब आई, कब जीवन में उस मोड़ की तरफ जाने की शुरुआत हुई और कब आपको मंजिल मिली और कहाँ से आपने इसकी शुरुआत की? मैं एक यूपी के मेरठ ज़िले के एक कस्बे खेकड़ा से आती हूँ जी। वो गांव एक कस्बा, वहाँ पे मूलभूत सुविधाओं का अभाव था और मेरे माता पिता शिक्षक थे। हम संयुक्त परिवार से हैं, हम 3 बहनें हैं, कोई भाई नहीं था। तो हमेशा ही बचपन से एक दबाव रहता था कि 3 बहनें हैं, इनकी शादी करनी है, पढ़ा लिखा होगा तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मुझे याद है कि हमारे कस्बे में 24 में से 4 या 6 घंटे ही बिजली आया करती थी और पढ़ने के लिए बहुत मुश्किल से समय निकालना पड़ता था क्योंकि मेरी माता वो वर्किंग हैं, संयुक्त परिवार था तो उस समय में उतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं हुआ करती थी और काम में उनका हाथ बटाना पड़ता था, तो दिन में समय नहीं मिलता था। रात में मिट्टी का तेल का लैंप जला के
हम लोग पढ़ा करते थे। और मुझे अभी भी याद है कि गर्मी के दिनों में अंधेरे में बिना पंखे के मिट्टी के तेल के लैंप में पढ़ना कितना कठिनाईपूर्ण होता था। उस तरह से मेरा सफ़र चालू हुआ। मैंने अपनी 12वीं तक की शिक्षा वहीं से पूरी करी है। उसके बाद मेरे पिता चाहते थे कि मैं एक डॉक्टर बनूं, लेकिन CPMT की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए। फिर मैंने BSc और MSc केमिस्ट्री वहीं पास के शहर से पूरा किया। लेकिन दिल में कुछ करने की चाह थी, दिल में आत्मनिर्भर बनने की इच्छा थी और कुछ करने का जज्बा था, कुछ अलग करना था। तो और नौकरी के जो एवेन्यूज़ होते हैं वो MSc के बाद उस समय उतने नहीं थे। तो फिर मैंने बनस्थली विद्यापीठ से MBA किया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर साइंस एरिया में मैंने MBA किया। और उसके बाद वहीं से मैं वहीं पर 3 साल बनस्थली विद्यापीठ में कार्यरत भी रही। लेकिन जैसे कि हमारे समाज में चलन है, आमतौर पर शादी के बाद महिलाओं को अपना करियर सेक्रीफाइस करना पड़ता है, नौकरी छोड़नी पड़ती है। मेरे साथ भी वही हुआ, मुझे भी जॉब छोड़कर दूसरी जगह पे जाना पड़ा। तब मेरे लिए बहुत ही संघर्षपूर्ण स्थिति थी, क्योंकि नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। और लेकिन मैंने किसी भी हालात में, किसी भी विपत्ति की हालात में एक जज्बा था मेरे अंदर कुछ करने का, एक साहस नहीं छोड़ा, मैंने हिम्मत नहीं त्यागी। क्या बात है जी। मैंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। मैंने उसी समय UGC नेट क्वालिफाई किया, PhD में एनरोल किया और काफ़ी संघर्षों के बाद मुझे जॉब मिली। और मेरा संघर्ष चलता रहा। संघर्ष सिर्फ बचपन तक या जवानी तक ही ख़त्म नहीं होते। संघर्ष हर पल, हर दिन, हर क्षण एक संघर्ष है। और मुझे पता है मैंने कैसे संघर्ष किया है। और कभी शायद मैं अपनी जीवनी भी लिखूं, तो आत्मकथा लिखूं, तो पता पड़ेगा कि कितना संघर्षों से उठ के हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जिस तरह से हमें बचपन में हमने विपत्तियों का सामना किया। लड़कियाँ थी, कुछ लोग बोलते थे कि जब शादी करनी है तो क्यों पढ़ा रहे हो इनको, और कुछ लोगों ने बोला MBA क्यों करा रहे हो, क्या ये कंपनी में काम करेंगी जी। छोटे गांव में या छोटे शहरों में ऐसा बोला जाता है, क्या ये लड़कियां कंपनी में काम करेंगी। मेरी जुड़वा बहन भी थी, तो उसने भी मेरे साथ में ही MBA किया था। तो ये कंपनी में काम करेंगी, इनको आप भेज कैसे रहे हो। और जैसे कि होता है कि शादी के लिए उस समय में दहेज के लिए पैसे भी जुटाने हैं। और हमारे समाज में एक पैरामीटर होता है कि शादी के लिए कि लड़की ऐसी होनी चाहिए, लड़की एक गौरवर्ण होना चाहिए, तो ये, और भाई नहीं है तो इनकी शादी कैसे होगी। तो बहुत तरीके की समस्याओं का हमने सामना किया उस समय भी और करते चले। हम हिंदी माध्यम से हमने सरकारी स्कूल से अपनी शिक्षा प्राप्त की। तो उस समय शिक्षा का स्तर उतना अच्छा नहीं होता था, जो करना होता था खुद ही को करना होता था। और गांव के तो जो स्ट्रगल्स हैं वो आप सभी जानते ही हैं क्या स्ट्रगल्स होते हैं, क्योंकि सुविधाएं नहीं होती। तो आपने ये सोचा था कि आप आज जहाँ पर हैं, जिस गांव में हैं, वहाँ से जो आपकी उड़ान है वो आपको शहरों तक ले जाएगी, और शहरों तक क्या, आप देश में एक बड़ा नाम बनकर आएंगी और प्रेरणा बनेंगी कितनी सारी बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए। कभी तब ये सोचा था? कभी ऐसा नहीं सोचा था। दिल में ये मन था कि मैं साइंटिस्ट बनूं। हाँ, ये जज्बा था कि देश के लिए कुछ करना है। मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे एक बार को थोड़ा निराशा हुई जब मैं डॉक्टर नहीं बनी, पर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं PhD की डॉक्टर बन के डॉक्टर्स को पढ़ाऊंगी। आज मैं MBBS डॉक्टर, तो मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और ये मुझे बहुत ही गर्व की अनुभूति होती है जब मैं ये व्यक्त करती हूँ कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में, मंत्रालयों में, सरकारी विभागों में कार्यरत, वरिष्ठ पदों पे कार्यरत उच्च पदाधिकारी प्रशिक्षण के लिए आते हैं। हमारी तीनों आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के ब्रिगेडियर्स, एयर कोमोडोर्स शिक्षा लेने के लिए आते हैं। और जब मैं उनको पढ़ाती हूँ और जब उनसे ये फीडबैक मिलता है कि मैम आप नेशनल एसेट है, नेशनल रिसोर्स हैं, और आपके कंट्रीब्यूशन से, आपके योगदान से हमारी ज़िंदगी में ये परिवर्तन आया है, उसी समय मुझे लगता है मेरा जीवन धन्य हो गया।
और ये बात सिर्फ मैं कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी बहुत कुछ करना है, बहुत ज़िंदगियाँ बदलनी हैं, ऐसी किताबें लिखनी हैं जिससे जो समाज में आज आत्महत्या कर रहे हैं लोग, सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, कि वो उनको बाहर ला सके और दिखा सके ज़िंदगी में बहुत कुछ है। हमारा सब कुछ छिन जाए उसके बावजूद भी हमें चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि ये दो पंक्तियाँ मुझे हमेशा प्रेरित करती हैं। रुकना न तुम जब तक तुम्हारे श्वास का लवलेश है। क्या बात। रुकना न तुम जब तक तुम्हारे श्वास का लवलेश है, हिम्मत न हारो ए हृदय, यह साधना का देश है, यह साधना का देश है। तो यही मेरी मोटिवेशनल लाइंस हैं और मुझे लगता है कि हमें चलते रहना है, चलते रहना है। ये एक जर्नी है और हमारा अल्टीमेट उद्देश्य है लोगों की मदद करना, हमारे देश को आगे बढ़ाना और हमारे देशवासियों के लिए काम करना। और जितने भी समाज में लोग हैं जो डिप्रेशन का शिकार हैं या जो किसी तरीके से जिनके अंदर से साहस ख़त्म हो गया है, निराशा आ गई है, उन लोगों को सही राह दिखाना, मार्गदर्शन करना और उनको बताना ज़िंदगी बहुत कुछ है, यहीं पे ज़िंदगी ख़त्म नहीं बिल्कुल होती। यहीं पे ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। सच में जिसने किया जीवन में कठिन संघर्ष है, सच मानिए मंजिल को मिलना, मंजिल को पाना उसी के लिए सच्चा हर्ष है। बहुत आपने संघर्ष किया और आज आप सबकी प्रेरणा बनी। और मैम अब मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। कवित्री, अच्छा कविताएं लिखती है बेटी, ये तो शौक होगा, वैसे क्या करती है? अच्छा लिखती है, और क्या करना चाहती है? जीवन में बनना क्या चाहती है? शादी कब होगी? पढ़ा क्यों रहे हो? अगर कविताएं ही लिखनी है वो तो घर में बैठ कर लिख लेगी। कई ऐसे सवाल होते हैं जो समाज में माता पिता से पूछे जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको उनका सपोर्ट मिलना और आपका निरंतर आगे बढ़ना, न केवल आगे बढ़ना, मंच तक जाना, कविताएं प्रस्तुत करना, एक लंबे संघर्ष की कहानी और फिर लोगों की बोलती बंद करना। आपकी कहानी, आप ही की जुबानी। आपने बहुत ही अच्छी बात कही, एक तरह से दुखती रग पर उंगली रख दी। जो सवाल आपने किया तो बिल्कुल सच है। मैं अपनी बात जैसे अभी नीतू जी ने बताया अपने गांव से लेकर आई, मैं भी अपने गांव तक पहले लेके चलती हूँ आपको। मैं भागलपुर बिहार से हूँ और वहाँ का जो एक तरीका होता है, बड़ा बिंदास लोग जीते हैं, जो मन में आता है सो कहते हैं। वो जो पॉलिश करने वाली बात है वो वहाँ नहीं होती है। तो वहाँ से मैं आई थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि हम लोग शादी को सादी और शाम को शाम कहते थे। तो जब मेरे साथ के लोग सुनते थे इस भाषा को, इस बात को, तो वो हंस पड़ते थे। मुझे हमेशा लगता था कि कंटेंट जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है आपकी भाषा से, लेकिन यहाँ लगता था कि पॉलिश ज़्यादा ज़रूरी है। आप जिसमें पैक करके दे रहे हैं वो पैकेट ज़्यादा बड़ा है, वो क्या पैक करके दे रहे हैं वो कम है। तो मुझे ऐसा लगा कि भाषा अगर इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है, तो भाषा की तरफ मेरा ध्यान गया। और इतना गया कि मैंने इसी को ही अपना हथियार बना लिया। मैंने उस भाषा को इस तरह से पकड़ा कि उच्चारण कैसे होना चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। और भाषा से, भाषा कितनी ताकतवर चीज़ होती है, इस बात को मैंने बड़े गहरे से समझा। और शायद यही वो वजह थी कि मुझे लगा कि मैं अपने कलम से और अपनी आवाज़ से वो कुछ कर सकती हूँ जो कि शायद बंदूकें भी नहीं कर सकती हैं। क्या बात है। मुझे हाल की बात करूं तो मुझे जो लाल किले का कवि सम्मेलन कहलाता है, हालांकि आजकल लाल कवि किले पर नहीं हो रहा, वहाँ से मुझे अपनी कविता पढ़ने का मौका मिला। और मैं मुक्त छंद की कविताएं पढ़ती हूँ। वो जो पैटर्न है एक मंच वाला, उस तरह की कविताएं नहीं पढ़ती हूँ। मगर मुझे लोगों ने कहा कि आपने गीत भी लिखे हैं, गीत पढ़िएगा। मैंने कहा नहीं, मुझे वही पढ़ना है जिसके लिए मैं जानी जाती हूँ। और मैंने अपनी मुक्त छंद की कविताएं पढ़ी और उन्हें बहुत पसंद किया गया, लोगों ने बहुत पसंद किया। तो जो आपने बात कही कि मेरे घर से भी ये पूछा जाता था, हम 4 बहनें थीं और एक भाई था, तो सब ये पूछते थे 4 बेटियां हैं, कैसे करोगे। मेरे पापा अकेले कमाने वाले थे और दिल्ली जैसे शहर में लोगों का आना जाना भी रहता था, तो कैसे करोगे। लेकिन मेरे पिताजी को बड़ा भरोसा था शिक्षा पर, बुद्धि पर, और वो ये जानते थे कि हमारे जो संस्कार हैं वो आपको अडिग खड़ा रखते हैं। तो उन्होंने संस्कार को हमारी नींव बनाया और कहीं हम झुके नहीं, हम किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, हम स्वावलंबी बने, ये बात उन्होंने हमारे भीतर कूट कूट के भर दी। तो नतीजा ये निकला कि जब भी कोई ऐसी स्थिति आई तो एक स्वाभिमान का तत्व जो था उसने एक अच्छे लेखक के रूप में भी समृद्ध किया, विचार के तौर पर भी। मुझे लगा कि कहीं हमने झुकने वाली बात नहीं की और शायद इसीलिए रचना में भी उस तरह की बात आई। और एक बात यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा ना
बाकी करती क्या है? ये सही सवाल है। लिखना पढ़ना ये तो मेरी जिंदगी का हिस्सा है, ये शौक नहीं कहती मैं, ये मेरी मजबूरी है। जैसे सांस लेना, हम सब सांस लेते हैं, इसको मौत काम मत मानिए। उसी तरह से मेरे लिए सांस लेना लिखना है, सोचना है, बोलना है। मजबूरी नहीं, जरूरी है। जरूरी है, बहुत बढ़िया बात, मजबूरी नहीं जरूरी है। तो उसके साथ जिंदगी तो इससे नहीं चल सकती। पेट पालने के लिए तो कुछ और करना पड़ेगा। बड़ी मजे की बात हुई, कुदरत ने मुझे एक मौका दिया। मैंने सिविल एविएशन जो विमान की कंपनी होती है उसके साथ सुरक्षा विभाग में वो काम संभाला जो उस समय एक्सपेरिमेंट के तौर पर रखा गया था कि विमान में कोई विस्फोटक ना जाने पाए। एंटी सेबोटेज चेक के लिए मैंने काम किया। इसके लिए हमें ट्रेनिंग दी गई थी ऑफ कोर्स। तो आपके अलग अलग चेक पॉइंट्स होते हैं, आप जाते हैं, आपकी फ्रिस्किंग होती है, आपके भीतर कुछ ऐसा ना सामान रखा हो, आपके सामान में क्या है उसको देखा जाता है, आपके मतलब जो खाना लोड हो रहा है हवाई जहाज में उसको देखा जाता है, उसमें कार्गो में सामान, तो उन सब चीज़ों की हर जगह पर थॉरो जांच होती है। जब आपको पता लगता है कि यहाँ कोई बॉम्ब कॉल आया है, थ्रेट आया है कि यहाँ बॉम्ब हो सकता है, तो उस समय हम सबको हटा देते हैं, लेकिन हम जाते हैं, हम जा करके उसकी जांच करते हैं। तो उसमें महिलाओं की भी ज़रूरत पड़ी। अभी तक पुरुष तो कर रहे थे। क्या बात है। तो मैं उन शुरुआती महिलाओं में रही और मैंने उस चैलेंज को लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि मेरे व्यक्तित्व का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये, जिसने मुझे ये बताया कि डर के आगे जीत है। सब डर रहे हैं उस जगह जाने से, हम किसी को बता भी नहीं रहे कि यहाँ क्या हो सकता है, हम सिर्फ कह रहे हैं कि आप ये जगह छोड़ दीजिए, इस जगह आ जाइए, और हम वहाँ घुस जाते हैं। तो कोई ऐसा तो नहीं कि कवच पहन रखा है हमने, पहनी तो वही खाकी वर्दी होती है, लेकिन हिम्मत होती है, एक हौसला अंदर होता है। तो वो जो हौसला अपनी नौकरी से पाया मैंने, उस नौकरी ने मुझे मतलब बहुत तरह से मजबूत किया। और कई तरह के ऐसे मोड़ आए, जैसी बात आप कह रही हैं कि एक महिला होने के नाते पहले तो बेटी के तौर पर थी, बाद में ये हुआ कि ऐसी नौकरी और उसमें मेरी भी बेटी। अब छोटी से बच्चे को छोड़ करके ऑफिस जाना, तो अपनी एक कविता, छोटी सी कविता मैं सुनाना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है उसमें मेरा सारा संघर्ष आ जाता है। बिल्कुल। तो एक औरत जो कि महत्वाकांक्षी भी होती है, हम सभी औरतें बैठी हैं और हमारी औरतों की का आसमान है ये जिसके नीचे हम बैठे हैं। बिल्कुल। तो हम सबके सपने जो होते हैं, और उसके भीतर एक माँ भी होती है, बचपन से गुड़िया को खिला रही होती है, अब एक जीती जागती गुड़िया हाथ में होती है। तो उन दोनों के बीच जो टकराहट है उसको मैंने एक छोटी सी कविता में रखा है जी। कलफदार साड़ी की सिलसिलेवार क्रीज के बीच दमक उठता है महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व। सधे कदमों से सीढ़ियां उतरती है, तय रास्ते से गुजरती है, चौराहे पर ठहरती है, बाईं ओर मुड़ती है, कोने के मकान में दूध मुहे बच्चे को छोड़ती है। क्या बात। बच्चे की नन्ही मुट्ठी की जकड़ में साड़ी की अकड़ मोम हो जाती है। एक पल ठिठक कर कलाई झटक कर घड़ी को देखती है, बच्चे को छोड़कर आगे चल देती है। बच्चे का रोना दूर तक साथ जाता है, बच्चे का रोना दूर तक साथ जाता है। चौराहे पर दोनों टकराते हैं, कलफदार साड़ी और मोमदार चेहरा झांकते हैं एक दूसरे की आंखों में, और वह 2 से 3 हो जाती है। 2 घूंट आंसू पीकर दोनों के बीच से निकल जाती है। तो ये जो संघर्ष था, मुझे लगता है कि एक अलग तरह का संघर्ष था, जिसकी हम लोग जब हम स्त्री विमर्श की बात करते हैं उसकी चर्चा ही नहीं करते। एक छोटे से बच्चे को छोड़कर मैं ऐसी नौकरी में दाखिल होती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे क्यों नहीं आप कमांडोज ट्रेनिंग में भेज रहे? उसमें कहाँ लिखा है लड़कियाँ नहीं चाहिए लड़के चाहिए? कमांडोज मांगे हैं, मैं भी सिक्योरिटी से हूँ, मुझे भी भेजिए, मैं भी कमांडोज में जाना चाहती हूँ। मेरे साथी मुझे समझाते हैं तुम्हारी छोटी सी बच्ची है, कल को कुछ हो जाएगा तो उसे कौन संभालेगा? एक पल मेरी आत्मा कांपती है, लेकिन दूसरे पल मैं कहती हूँ मैं इंसान भी तो हूँ, एक व्यक्ति होने के नाते मैं वो क्यों नहीं सीखूंगी जो मेरे साथ के दूसरे सहकर्मी सीख रहे हैं? मैं सीखूंगी, मैं भी जाऊंगी, बॉम्ब थ्रेट जहाँ होगा मैं वहाँ जाऊंगी, मैं उस एक्सपीरियंस को लेना चाहती हूँ। मैंने ये नौकरी सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं की। तो जब आप इस तरह जुड़ जाते हैं, चाहे वो कविता हो, चाहे वो आपका प्रोफेशन हो, एक पैशन बन जाता है। और फिर जो आप संघर्ष करते हैं, मुझे लगता है वो आपको, अगर आप सोना है तो तप कर निकलेंगे, और नहीं है तो फिर उसमें राख हो जाना ही बेहतर है। तो बस इस तरह से करके ये सफ़र चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा, और संघर्ष तो आएंगे। वो ज़िंदगी कैसी भी हो, शहर की हो या गांव की हो, छोटी हो या बड़ी हो, संघर्ष तो आएंगे। आपको संघर्ष से डटकर मुकाबला करना है। बिल्कुल। और आपकी कहानी का सार यही है कि डर के आगे सच में जीत है। जी। लेकिन आपको तो ज़िंदगी से भी प्रीत है, और आपने ये अपनी शब्दों में भी बताया है कि ज़िंदगी से हमें प्यार करना है, लेकिन देश के आगे ज़िंदगी कुछ नहीं। आपके हौसले को, आपके जज्बे को सलाम करती हूँ मैं। अब मैं आती हूँ उनके पास जो अभी अभी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं। कहते हैं
हे शिक्षक, तुम भी नहीं जानते तुम कितने महान हो। तुम स्कूल के, विद्यालय के पूरे प्रांगण की शान हो। तुम रहते हो हमारी बुद्धि में विद्या का प्रकाश बनकर। तुम रहते हो हमारे जीवन में उमंग और उल्लास बनकर। हे शिक्षक, कैसे करूं तुम्हारा अभिनंदन, इतना ही कह सकती हूँ, शत शत वंदन। मैम, राष्ट्रीय पुरस्कार तक की एक जर्नी। हरियाणा से एक महिला आती है, हरियाणा जहाँ पर कहा जाता है कि छोरियाँ ज़्यादा नहीं पढ़ेंगी, जी बिल्कुल। लेकिन वो छोरी पढ़ती भी है, जी। बढ़ती भी है, नाम रोशन करती भी है, और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में न केवल एक मुकाम बनाती है बल्कि राष्ट्रीय पुरस्कार जीतती है। राष्ट्रपति के हाथों वो पुरस्कार लेती है और एक उदाहरण बन जाती है। आपकी कहानी आप ही की जुबान। जैसा कि सबकी जो लाइफ है उसका बेस रहता है उसका स्कूल टाइम, मेरा भी वही है। आप लोग जब स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले आप लोगों के जो टीचर्स हैं वो आपको मोटिवेट करते हैं। जब अपने टीचर्स को टीच करते हुए मैं देखती थी स्कूल में, तो मेरा हमेशा कोशिश ये रहती थी कि मैं इन जैसा बन पाऊँ, मैं भी अपने साथ 20 या 25 बच्चों को मोटिवेट कर पाऊँ, उनको बता पाऊँ कि उन्हें ज़िंदगी में करना क्या है। क्योंकि देखिए, बच्चे तो गीली मिट्टी की तरह होते हैं, उनको शेप देना हम टीचर्स का काम है। और बहुत अच्छे जो स्टूडेंट होते हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, वो मैं कभी नहीं थी। अगर मैं सच्चाई की बात करती हूँ तो बहुत इंटेलिजेंट मैं कभी नहीं थी, लेकिन भगवान की मेरे पर हमेशा अनुकंपा रही कि जो मैंने चाहा वो मुझे मिलता गया। बेशक मेरा रास्ता थोड़ा पथरीला था, थोड़ा संघर्ष रहा ज़िंदगी में, लेकिन मिला मुझे, और उसके पीछे था मेरे कंटिन्यूअस एफर्ट्स। अब हम बात करते हैं मेरी स्कूलिंग की। मेरी स्कूलिंग भिवानी से हुई है। भिवानी बहुत बड़ा ज़िला नहीं है, बहुत सारी वहाँ पे आज के दिन भी बहुत आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ नहीं है। जैसा कि देखा जाए, अब मैं जिस सिटी में रहती हूँ सोनीपत, वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत कंपटीशन है, लेकिन भिवानी में आज भी वैसा नहीं है। लिमिटेड स्कूल्स थे, लिमिटेड वहाँ वैकेंसीज़ थी, और जब हम 11th क्लास में जाते हैं तो हमें स्ट्रीम चूज़ करनी होती है। पेरेंट्स मेरे दोनों वर्किंग थे, न्यूट्रल फैमिली थी, तो इतना टाइम पेरेंट्स के पास नहीं था कि वो हमारी हेल्प कर सकें, और इतने एजुकेटेड भी वो लोग नहीं थे कि वो मुझे बता सकें कि बेटा आपको मेडिकल में जाना है, नॉन मेडिकल में जाना है। ऐसा नहीं था। अपनी मर्जी से मेडिकल स्ट्रीम में जब मैं गई, फर्स्ट डे जो मेरा क्लास का था, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कहाँ आ गई हूँ, मैं कैसे कर पाऊँगी। वो जो बुक्स थी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, काफ़ी मोटी बुक्स होती हैं, उनको देख के एक बार सच में डर लगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरे अंदर एक ही खूबी है, चैलेंज को एक्सेप्ट करना। मैंने वहाँ से चैलेंज को एक्सेप्ट करना शुरू किया कि मुझे करना है। अगर एक बच्चा एक बार पढ़ के उस टॉपिक को क्लियर कर रहा है, तो मैं उसी टॉपिक को 3 बार पढ़ूंगी और मैं उस लेवल तक आके रहूँगी। और इसमें मोटिवेशन तो टीचर्स की रही। टीचर्स इतने मोटिवेटेड थे मेरे, इतने आइडियल हैं वो आज भी मेरे, उनसे मेरी आज भी बात होती है। मैं अपने स्कूल वाले टीचर्स के आज भी टच में हूँ, और वो आज भी इतना ही मोटिवेट करते हैं। हमारे जो प्रिंसिपल थे, हर बच्चे के लिए वो मोटिवेशन थे। एक इंडिविजुअल बच्चे के ऊपर वर्क वो करते थे उस टाइम पे जब मेरी स्कूलिंग हुई। तो मैंने उसी चीज़ को अपना आइडियल बना लिया, उसी चीज़ को मैंने अपनी लाइफ का एम बना लिया कि एक अच्छी टीचर बनना और हर बच्चे के ऊपर अलग से काम करना, हर इंडिविजुअलिटी पे अलग से काम करना। क्योंकि देखिए, हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ है जो उसे दूसरों से अलग करता है। हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी है, और उस क्वालिटी को हम टीचर्स ही उभार सकते हैं। हम ही उस बच्चे को ये बता सकते हैं कि बच्चे, आपको इस तरफ जाना चाहिए, आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है, आपके अंदर इतना कैलिबर है। एक पॉजिटिविटी जो बच्चे के अंदर डेवलप कर सकता है, वो टीचर ही कर सकता है। क्योंकि एक दिन में 6 से 6.5 घंटे बच्चा हम टीचर्स के पास रहता है। एक इन्वायरमेंट जो देना होता है बच्चे को, वो हमें ही देना होता है। उसके बाद जब मेरी ग्रेजुएशन हुई, ग्रेजुएशन में भी केमिस्ट्री मेरी ठीक सब्जेक्ट था, बहुत अच्छा सब्जेक्ट नहीं था। ठीक है, मैं पढ़े जा रही हूँ, करे जा रही हूँ, लेकिन ऐसा स्पेसिफिक नहीं था कि मुझे पीजी करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है केमिस्ट्री में, ऐसा कभी नहीं था। ये जो एक ललक जिसे मैं कहूँगी, ये ललक आई मेरे अंदर जब मैं अपने फाइनल बीएससी फाइनल ईयर के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स दे रही थी, और हमारे एक्सटर्नल थे। देखिए, कुछ ना कुछ मतलब अलग होता है तो वो चीज़ आपको याद रहती है। ये बात मैंने आज तक कभी किसी से शेयर नहीं की है, लेकिन आज कर रही हूँ। मेरे जो एक्सटर्नल एग्जामिनर थे, वो जब मेरा प्रैक्टिकल ले रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिकल में थोड़ा सा गड़बड़ मेरे से हुई। उनने वो नोट कर ली, और उन्होंने मुझे वाइवा के दौरान स्पेशल कहा कि पीजी करना चाहते हो? मैंने कहा यस सर। केमिस्ट्री से मत करना, बिल्कुल मुझे ऐसा बोला गया कि केमिस्ट्री से मत करना।
मतलब मैं बड़ी अवाक थी और बड़ा मतलब मुझे सरप्राइज़ हुआ कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, केमिस्ट्री से क्यों नहीं करना। तो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा, सर केमिस्ट्री से क्यों नहीं करना। बोले नहीं, आप केमिस्ट्री से पीजी मत करना। मैंने वहीं से उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री से की, और जो मेरा एंट्रेंस था उसमें भी मेरी 3rd रैंक थी। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ी, बहुत मेहनत करनी पड़ी। इवन मुझे 11th क्लास से और अपनी ग्रेजुएशन तक की केमिस्ट्री की सारी बुक्स मैंने केवल 1 महीने के अंदर सारी बुक्स को दोबारा से रीड किया, और ये अपने अंदर एक कैपेसिटी डेवलप की कि मेरा पीजी में एडमिशन हो पाए। क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी कम सीट होती थी पीजी में भी। पूरे स्टेट में 2 या 3 यूनिवर्सिटीज़ थी, एमडीयू थी, केयू थी और जीजेयू थी। उनमें लिमिटेड सीट थी, 27 to 30 सीट्स होती थी वहाँ पे। तो उन सीट्स में एडमिशन लेना उस टाइम पे काफ़ी बड़ा चैलेंज रहा मेरे लिए। जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के बच्चे थे, सभी मोस्टली जो बच्चे थे वो टॉपर थे अपने डिस्ट्रिक्ट के, और मैं एक मीडियोकर स्टूडेंट। और फिर मेरी वहीं से संघर्ष मेरा शुरू हो गया। मुझे उन बच्चों के साथ कोप अप करना था, अपनी क्लास में मुझे अपनी पोजीशन अटेन करनी थी, अपने आप को प्रूव करना था कि मैं कर सकती हूँ। एक बार तो मन में आता है कि सभी टॉपर हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, और आप एक मीडियोकर स्टूडेंट हो, लेकिन ये भी अपने आप में एक चैलेंज रहता है, और चैलेंज को एक्सेप्ट करना मेरी आदत है। तो वहाँ से मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और बच्चों के साथ कोप अप करना शुरू किया। ऑब्वियसली जो प्रोफेसर्स वहाँ पे थे वो भी काफ़ी अच्छे थे। वो मैं लकी हूँ इस मामले में कि मुझे टीचर्स हमेशा अच्छे मिले हैं, और वहीं से मुझे मोटिवेशन मिली कि मैं भी एक अच्छी टीचर बनूँ, ताकि कल कोई बच्चा इस मंच पर आकर कह सके कि मुझे एक ऐसी टीचर मिली थी जिसने मेरा केमिस्ट्री में इंटरेस्ट डेवलप किया। क्या बात। और यही मेरा टारगेट था कि मैं अपने बच्चों को, जो केमिस्ट्री बच्चों के लिए एक मिस्ट्री रहती है कि नहीं समझ में आ रही, नहीं हो पा रहा, वो चीज़ बच्चे छोड़ दें, उस चीज़ को बच्चे भूल जाएं। पॉजिटिविटी डेवलप करना मेरा मेन मोटिव रहता है, क्लास में भी और क्लासरूम के बाहर भी। क्योंकि देखिए, मेरा मानना ये है, अगर आप पॉजिटिव हैं, कोई बात नहीं, आप अपने एम को फर्स्ट टाइम अचीव नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो सेकंड या थर्ड टाइम आपको वो चीज़ मिल ही जाएगी। अब हम बच्चियां हैं, लड़कियां स्पेशली, उनको कहा जाता है कि आप किचन में खाना बनाना सीखें। तो आज मुझे ये बताएं कि कौन सी बच्ची ऐसी है जो ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद या कोई होम मेकर है जिसे खाना बनाना नहीं आता। ये बात अलग है, कभी उनकी जो फर्स्ट टाइम जब वो चपाती बनाती हैं तो वो मैप बन जाता है, टेढ़ी मेढ़ी बन जाती हैं, लेकिन एक टाइम पे उनको गोल चपाती बनानी आ जाती है। तो हम हार क्यों माने? कोई बात नहीं, अगर हमारा एक जो एम है पहली बार में पूरा नहीं हो रहा, दूसरी या तीसरी बार में हो जाएगा। और सबसे मेरी लाइफ का जो सबसे बेस्ट पार्ट रहा, नेशनल टीचर्स अवार्ड जो मुझे मिला, जिसके लिए मुझे सेलेक्ट किया गया, वो मेरी लाइफ टाइम अचीवमेंट है। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था, कभी ऐसा नहीं था एम मेरा कि मैं वहाँ तक पहुँचूँ, लेकिन एक डेस्टिनी मान लीजिए या संघर्ष मान लीजिए, या एक जो मैंने पाथ जो मैंने चूज़ किया, अगर हम उसकी बात करें तो वो मान सकते हैं। तो वो मुझे वहाँ तक लेके गया, इसके लिए मैं भगवान की भी शुक्रगुजार हूँ, और सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अपने बच्चों की, क्योंकि बच्चों से ही मुझे मोटिवेशन मिली है। मैं बच्चों को मोटिवेट करती हूँ और मेरे बच्चे मुझे मोटिवेट करते हैं। ऐसे बच्चे हमारे स्कूल में जो आते हैं बच्चे, देखिए हम जो थे, हमारे पेरेंट्स एटलीस्ट वर्किंग थे, लेकिन हमारे पास जो बच्चे आते हैं उनके पेरेंट्स की इतनी ज़्यादा इनकम नहीं है, उनको जो पेरेंटल हेल्प मिलनी चाहिए, जो सपोर्ट मिलना चाहिए, वो नेग्लिजिबल है। तो उन बच्चों के लिए टीचर्स भी हम ही हैं, उनके पेरेंट्स भी हम ही हैं, उनके फ्रेंड्स भी हम ही हैं। क्या बात। सारे पार्ट्स हमें ही वहाँ पे अदा करने पड़ते हैं। और इस चीज़ का सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होता है कि वो बच्चे हमसे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, वो हमारी सुनते हैं, हमारी बात मानते हैं, नेगेटिविटी हम उनके आसपास नहीं आने देते। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चा फिजिक्स में अच्छा है तो केमिस्ट्री में अच्छा हो, केमिस्ट्री में अच्छा है तो उसकी फिजिक्स भी अच्छी होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया मैं हमेशा डिनाई करती आई हूँ। थोड़ा सा लीक से हट के काम करती हूँ तो कई बार मुझे थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन भी झेलना पड़ता है, थोड़ा सा ये बातें भी होती हैं कि नहीं मैडम आप हमेशा अलग बात करती हैं। लेकिन अगर आपकी बात प्रूव होती है और उससे आपको रिजल्ट मिलता है तो वही लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, वही लोग आपके लिए तालियां भी बजाएंगे, और वही लोग आपको ये भी कहेंगे कि ये हमारी सबॉर्डिनेट हैं, ये हमारे स्टाफ मेंबर हैं, और ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये हमारी प्रोफेसर हैं। ये बातें भी वही लोग आपको बोलेंगे। तो मेरा तो आप सभी को संदेश यही है, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी से काम कीजिए, अपने आसपास नेगेटिविटी को बिल्कुल ना आने दें। ये अपनी या तो आपका एजुकेशन टाइम है या प्रोफेशनल टाइम है। देखिए, जो करना है आपको करना है, अपने टाइम में से करना है,
अपनी एनर्जी लगा के करना है तो अपनी एनर्जी को वेस्ट क्यों करना है बिल्कुल, negativity लेकिन में? करना आपको ही होगा। करना आपको ही होगा। किसी ने बहुत खूब कहा है, ना रोक मुझे ना टोक मुझे, हर मुसीबत से लड़ जाऊंगी। तुमने क्या सोचा था, बैठ जाऊंगी डर जाऊंगी? जी नहीं, मेरे हौसले मेरी पहचान है और भरनी मुझे इस आसमां में अपनी उड़ान है, और ये मैं साबित कर जाऊंगी। बहरहाल हमारे बीच नारी शक्ति मौजूद है स्टूडियो में, और सीधे आपके पास आते हैं क्योंकि मैं जानती हूँ आपके कई सवाल हैं और आप हमारी आज की तीनों खास मेहमानों से अपने सवाल पूछना चाहती हैं। तो कौन पूछेगा पहले सवाल? जी नमस्कार, मैं नीरू सहगल हूँ। मैं 24 क्लब्स चलाती हूँ WBTR के नाम से, जिसमें एक क्लब है हमारा WBTR अरमान वुमेन एम्पावरमेंट क्लब, जिसमें हम इसी टाइप की छोटी छोटी बच्चियाँ जो छोटे छोटे गाँव से हैं, शहरों से हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। हमारे टीम लीडर्स जो वहाँ उस शहर में हैं या गाँव में हैं, वो वहाँ से हमें केसेस भेजते हैं कि ये बच्ची कुछ करना चाहती है और हम आगे उनको मंच देते हैं। और हमारा ये एक NGO है नई दिशाएं, तो इसके माध्यम से हम उन बच्चियों को आगे लेकर जाते हैं। तो मैं आपके स्पीच से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई, इंस्पायर हुई, और मैं खुद एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और पिछले 25 सालों से मैं सोशल वर्क कर रही हूँ। तो जिस तरह से आपने ये एक स्ट्रगल झेला, एक संघर्ष झेला कि कवित्री हैं और क्या करती हैं और क्या करती हैं, तो इसी तरह से सोशल वर्क को भी, एक सामाजिक कार्य को भी कुछ नहीं समझा जाता। हालांकि बहुत कुछ होता है समाज में परिवर्तन करना, लेकिन फिर भी ये पूछा जाता है कि और क्या करती हैं आप, और क्या करती हैं, क्योंकि इसमें कुछ इनकम का साधन नहीं होता है ज़्यादा, क्योंकि हम झुग्गी झोपड़ियों में जाकर बच्चियों को मोटिवेट करते हैं। तो हमारे पास कुछ बच्चियाँ ऐसी भी हैं जो कविताएँ लिखती हैं और घर वाले उनको उनके इस टैलेंट को दबा देते हैं कि बेटा इससे आपकी शादी अच्छे घर में नहीं हो सकती, आप कमा नहीं सकते। तो उन बच्चियों का जो स्ट्रगल है वो हमने भी देखा हुआ है, आपने तो खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। और उन बच्चियों के लिए मेरे को लगता है कि सरकार को कुछ हेल्पलाइन चलानी चाहिए। और हम सब जो सशक्त महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, तो आप क्योंकि बहुत अच्छा लिखती हैं, एक बहुत ही अच्छे स्तर पर आप हैं, तो ये सरकार को भी एक मैसेज कहीं ना कहीं जाना चाहिए कि जो हमारे जो पैशन है, चाहे वो छोटी, चाहे उसमें इनकम का सोर्स नहीं है, तो उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं। तो वो एक बच्चियों के लिए, क्योंकि जब तक उनकी बुक पब्लिश नहीं होती वो सफ़र बहुत लंबा होता है और सभी को इतने कनेक्शंस नहीं मिलते हैं, इतना प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, राइट पर्सन राइट गाइड। जैसे कि मैम ने कहा कि बहुत ही अच्छा एक जो गाइड बन के बच्चों को हम राह दिखाते हैं, वो एक अलग ही बात होती है। बट 10 में से 8 बच्चों को वो मिलते हैं, 2 बच्चे दब जाते हैं। तो मैंने देखा हमारे पास तो बहुत केसेस इस तरह के आते हैं। तो इन बच्चियों के ये जो कविताएं लिखती हैं उनको हम और कैसे उभार सकते हैं, थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। बड़ी अच्छी बात कही है नीलू जी आपने। मतलब ये बड़ा हमारे लिए दुखद है कि अभी हमारा जो समाज है वो इतना तैयार नहीं हुआ है कि वो ये जान सके कि जो हम अपने पैशन के लिए काम करते हैं उसे प्रोफेशन नहीं बना सकते। कहते हैं जिससे मोहब्बत करते हो उससे शादी मत करो। तो ये तो हमारे दिल का टुकड़ा है ना। तो इसको आप कैसे उठा करके आप सोचते हैं, लेकिन आपको इस दुनिया में रहना है तो आपको इसके साथ कोप अप करना पड़ेगा, इसके साथ ना कदम से कदम मिला के चलना होगा। पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका बच्चों का, जो हमारी बच्चियाँ हैं, आप भी यहाँ साथ में बैठी हैं, और सबके भीतर, हर किसी के भीतर छोटा या बड़ा रचनाकार तो होता ही है, जो उससे बात करता है, अपने आप से बात करता है। उसी बातचीत को हम लिखते हैं। कोई कविता में लिखता है, कोई डायरी में लिखता है, लेकिन लिखता हर कोई है, और कोई सिर्फ बोल के रख देता है, मन में लिखता नहीं है। तो ये जो चीज़ है, अगर आपको एक रास्ता मिल जाता है तो आप उसके बाद किताबें लिखने लग जाते हैं, आप बड़े लेखक हो जाते हैं, आपकी कहानियों पे फिल्में बनने लग जाती हैं। आप उतनी दूर तक का सफ़र ना सोचें। आप ये सोचें कि फ़िलहाल जब आप लिख रही हैं बच्चियाँ हमारी, वो अपने आप से बात कर रही हैं। कई बार होता है, कई घटनाएं ज़िंदगी में आई। अब जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि मुझसे कहा गया, या हमने अपने घर में ये देखा कि हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें मैनिपुलेशन नहीं करनी है, जो है वही कहना है। तो अब इसके लिए नुकसान उठाए ज़्यादा, मगर उठाए तो उठाए, यही हमने सीखा, ये हमारे बेस में था, आधार में था। तो जो तकलीफ़ पहुंची वो अब मतलब एक अनुशासन भी था। अगर वो मुझसे बड़े हैं, जो जिससे तकलीफ़ पहुंची उसको कुछ कह नहीं सकते, तो कविता में तो कह सकते हैं ना, रचना में तो कह सकते हैं ना। तो वो मुझे एक आउटलेट मिला अपनी बात को, या अपने भीतर के जो ग्रजेज़ हैं उसको बाहर निकालने का। तो इन बच्चियों के लिए भी ये एक बहुत अच्छा रास्ता है, एक बात। दूसरी बात कि सीधे सीधे किताब पर ना आए। हम जो भी रचना लिखते हैं, जब मेरी पहली किताब छप रही थी, 96 की बात है ये, तो उस वक्त बहुत बड़े लेखक हैं डॉक्टर रामदरश मिश्र, मैं चाहती थी वो उसकी भूमिका लिखें। तो उन्होंने कहा किताब रख जाइए, मैं पढ़ूंगा, पसंद आएगी तो लिखूंगा, नहीं तो नहीं लिखूंगा। मैंने कहा ठीक है, मैं छोड़ गई। उसके बाद उन दिनों तो मोबाइल फ़ोन तो होते नहीं थे, लैंडलाइन पे फ़ोन आया मेरे पास। उन्होंने कहा अरे तुम तो बहुत अच्छी कविताएँ लिखती हो, तो अब तक कहीं छपी क्यों नहीं? तो मैंने कहा कि मतलब मैंने सोचा ही नहीं था इस बारे में, किताब तैयार लायक हो गई तो मैंने छपवा दी। तो उन्होंने कहा मुझे कि आप जब लिखते हैं, आपकी एक किताब छपती है, कितने लोगों में बिकती है?
500 कॉपियाँ, 1000 कॉपियाँ छपती हैं, लेकिन एक पत्रिका छपती है, उसमें आपकी सिर्फ एक कविता छपती है, तो कितने हज़ारों लोगों तक जाती है, लाखों लोगों तक जाती है। तो आप एक ही कविता से लाखों लोगों के बीच में पहुंच जाते हैं। तो आप एक एक कविता को अपने मंच तक पहुंचाइए, और मंच का मतलब सिर्फ वो वाला मंच नहीं है, उससे बड़ा मंच है जो प्रकाशित होता है, जिसमें हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाती है आपकी रचना। अभी पिछले दिनों मुझे संयोग मिला कि मैं 2-3 पैनल्स में थी, और हमारे देशभक्ति को लेकर के इलेक्शन बोर्ड ने बड़ी अच्छी रचनाएं, कविताएं कराई। हमारे देश ने बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म पर प्रतियोगिता आयोजित कराई। साहित्य अकादमी ने मुझे उस पैनल में रखा था और उसको मैंने जज किया। उसमें सभी स्कूलों से, कॉलेजों से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और बड़ी सुंदर सुंदर कविताएं आईं। तो वो जो चीज़ होती है उन जगहों पर पहले मतलब वहाँ दस्तक दीजिए। सीधा किताब के ऊपर अगर आप जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। जैसे हम पहली क्लास, दूसरी क्लास, तब पीएचडी करते हैं ना, अभी से आप एकदम पीएचडी पे तैयारी करेंगे तो नेट क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो उस तरीके से करिए। और सरकार की जो पॉलिसी है वो बहुत सारी चीज़ें हैं, सरकार ने बहुत सारी योजनाएं दी हैं। देखिए, युवा पुरस्कार हैं, युवा ज्ञानपीठ पुरस्कार रहा है, साहित्य के पुरस्कार रहे हैं, हिंदी अकादमी लगातार नए लेखकों को पुरस्कार देती है, उसकी किताब छपने में सहयोग करती है। ऐसी बहुत सारी छोटी बड़ी लेवल की संस्थाएं हैं जो इसमें सहयोग करती हैं। तो और अधिक सहयोग नहीं, पहले हम इनको तो पूरा कंज्यूम कर लें, ये चीज़ें रह जाती हैं, हमारे सही बच्चे सही जगह तक पहुँच ही नहीं पाते। बिल्कुल। और आप खुद एक संस्था चलाती हैं, मुझे लगता है अगर हम खुद ये नैतिक जिम्मेदारी उठाते हैं कि हमें कोई बदलाव लाना है या सुधार लाना है, तो ये हमारे अंदर का इनिशिएटिव हम सबसे बांटे तो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। और किसी ने बहुत खूब कहा है कि मैं अकेली ही चली थी जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया, और ये कारवां आप ही को बनाना है। जी, अगला सवाल। जी, मेरा नाम अपर्णा है और नमस्कार आप सभी का। मेरा सवाल मैम से है, अलका मैम से है। मैम, आजकल इस समाज में ना लड़कों को भी खाना बनाना आ ही जाता है, और लड़कियां नहीं भी सीखना चाहती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लड़के खाना बनाना बहुत अच्छे से जानते हैं। पर समाज हमेशा बोलता है कि घर संभालना तो औरतों का काम है, घर बनाना औरतों का काम है, और घर में रहे बच्चों का ध्यान रखना भी औरतों का काम है। और जब ये समाज में ये मर्द भी वॉलंटियर करना चाहते हैं, इस काम में हेल्प करना चाहते हैं, तो उनको ये समाज रोकता है, उनको पीछे खींचता है, क्योंकि बोलता है ये तुम्हारा काम नहीं है, ये उनका काम है, करने दो। तो मैम, इसको लेके आपकी क्या राय है? क्योंकि ये एक गलत चीज़ है, क्योंकि इसमें समाज को नहीं आगे बढ़ना चाहिए। इस देखिए बेटा, समाज किसने बनाया है? हम ही ने तो बनाया है ना, हम भी तो समाज का हिस्सा हैं। मुझे ध्यान आता है, मैं एमबीए की पढ़ाई कर रही थी और मेरी शादी हो चुकी थी, एक बेटी भी हो चुकी थी। तो जब मैं तैयारी करती थी, मुझे कल पेपर देना, आज उसकी तैयारी कर रही हूँ, तो मेरे हस्बैंड कहते थे कि भाई तुम कैसे सारा कुछ करोगी, चलो किचन में मैं काम कर देता हूँ। तो मैं वो मेरे हस्बैंड किचन में काम कर रहे थे, तो हमारा ऊपर का घर था, तो हमारे जो नीचे रहते थे ना, वो वहाँ से क्रॉस कर रहे थे, तो एकदम से मेरे हस्बैंड आए, नहीं वो ना वो लेडी आके गई हैं, देखेंगी क्या कहेंगी। तो मैंने कहा कि नहीं, उनको देखने दो, है ना, लेट पीपल नो कि आप लोग हमें हेल्प कर रहे हैं, और ये हेल्प नहीं है। एक बात आप लोग इसको समझिए, हेल्प नहीं है, आप किसी की हेल्प नहीं कर रही, कोई आपको हेल्प नहीं कर रहा, ये गृहस्थी है। इसको 2 पहिए मिलके चला रहे हैं, एक पहिया दूसरे पहिए को हेल्प करता है क्या? दोनों पहिए चलते हैं तभी गाड़ी चलती है, एक पहिया चलेगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो ये दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं, और ये जो मानसिकता में बदलाव आ रहा है, जैसा भी आपने खुद कहा कि हमारे लोग जो लड़के हैं वो भी अब किचन में जा रहे हैं, शौकिया जा रहे हैं, बाकायदा यूट्यूब चैनल से सीखते हैं कि कैसे खाना बनना चाहिए, और नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लड़कियां बहुत समय से इस काम को करती आई हैं, वो दूसरे क्षेत्रों में एक्सपेरिमेंट कर रही हैं, करने दीजिए दोनों चीज़ों को। लोग बोलेंगे, लोगों की परवाह करेंगे तो फिर नहीं बढ़ पाएंगे, लोगों की परवाह मत करिए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जी, कौन सवाल पूछेंगे? जी मैम, सभी को मेरा जय हिंद। मेरा नाम आयुषी बडोनी है और मैं टेक्नी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ की छात्रा हूँ। मैंने यहाँ पे तीनों की प्रेरणा भरी कहानियाँ सुनी। मैं मैम से, नीतू मैम से भी उन्होंने जो संघर्ष किया है, मैं बहुत ज़्यादा उससे प्रेरणा से उत्साहित हुई हूँ, क्योंकि एक जो संघर्ष होता है वो हर एक के जीवन का अलग अलग होता है। किसी को हम कंपेयर नहीं कर सकते, जैसे हमारे स्टूडेंट लाइफ में होता है, हमारे पेरेंट्स ही या फिर हम बच्चे ही खुद से ही एक दूसरे को कंपेयर कर लेते हैं। जो मैम है, उन्होंने अपनी कविताओं की जो बात कही, मैं खुद एक लेखिका हूँ, मैंने खुद बहुत कविताएं सुनी है, लिखी हैं,
और जो मैम ने टीचर की बात कही, मेरे अपने पूरे स्टूडेंट लाइफ में एंड इवन मैं आज तक कहूँगी, मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले हैं। इतने अच्छे टीचर्स मिले हैं। लिटरली आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल, बट टीचर्स मुझे इतने अच्छे मिले हैं कि मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकती उनका। उन्होंने मुझे इतना हर चीज़ में डेवलप किया है कि आप यहाँ से आगे बढ़े, ये आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करी है उन्होंने। तो यहाँ पे सबका अपना अपना संघर्ष है। मैं आप सभी से पूछना चाहूँगी कि हर एक के संघर्ष में एक एक प्रेरणा भरा एक जो प्रेरणा होती है वो आप सबकी कौन है? कोई भी हो जी, एक एक शब्द में आपकी प्रेरणा कौन कौन है तीनों से? मेरी प्रेरणा स्वामी विवेकानंद हैं और उनका ये कोट हमेशा मोटिवेट करता था, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ते रहो जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। क्या बात। और मेरी मदर हमेशा मुझे कहा करती थी कि आभूषण स्त्रियों का गहना नहीं है, विद्या स्त्रियों का गहना है। संस्कार और विद्या हमेशा अपने साथ रखना, ये हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। तो काम ही पूजा है, तो काम को पूजा समझ के किया और अपना 100% दिया, पूरी सत्यनिष्ठा लगन के साथ परिश्रम किया और फल भी मिला। तो यही सब चीज़ें हमें ज़िंदगी में साथ लेके आगे बढ़नी होती है और तभी हम किसी मुकाम तक पहुंच पाते हैं। अपने अंदर के जज्बे को जारी रखना है, जागृत रखना है और निराशा को हाथ नहीं लगने देना है। किसी भी हालत में आगे बढ़ते रहना है और बढ़ते रहना है, तभी आपको मंजिल प्राप्त होगी। बिल्कुल। स्वामी विवेकानंद आपकी प्रेरणा है। मैम, आपकी प्रेरणा? मुझे फिर वही बात ध्यान आती है कि जब हम 4 बहनें थीं, एक के पीछे एक लगातार, और उसके बाद मेरी भी 2 बेटियां हुई, तो लोग हमेशा इसी तरह से कहते हैं भाई फिर लड़की। तो कई बार मुझे लगता था जैसे हम थोड़ी मेहनत कर लेते तो शायद बेटा हो जाता। तो मुझे हमेशा ये लगा कि मुझे कुछ अलग करना है। फिर बेटी, ये फिर वाला काम मुझे नहीं करना, मुझे कुछ नया करना है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती रही और हमेशा इस फिर शब्द से मुझे एलर्जी रही। मुझे फिर नहीं करना, मुझे कुछ नया। तो इस चीज़ ने मुझे अलग तरह की नौकरी में भी जगह, आप चाहते हैं ना तो सच में कायनात आपका साथ देती है, तो वो आपको अलग चीज़ों से भिड़ाती है। उज्जैन में कुंभ का जो मेला होता है उसमें मैं एक लेडी अनाउंसर, एक लेडी कमेंटेटर शायद पहली हूँ जिसने कि वहाँ से सीधा प्रसारण किया उज्जैन से कुंभ के मेले का, जहाँ कितने तरह के साधु और वो सब जाते हैं। तो इस तरह की कई चीज़ें हुई और जो मैंने उपन्यास लिखा वो बिल्कुल अलग विषय पर लिखा, मेल प्रोस्टिट्यूट्स के ऊपर। मतलब हम जब समानता की बात करते हैं तो हम स्त्री तकलीफ़ को बात करते हैं, पुरुष तकलीफ़ की बात नहीं करते। तकलीफ़ तो तकलीफ़ है, उसको भी मैंने एक समानता के तौर पर लिया। जो मैंने अपनी कहानियाँ आपको बताई जो सुरक्षा विभाग से जुड़ी हुई थी, उस पर जो मैंने एक पूरा संग्रह निकाला, सुरक्षित पंखों की उड़ान, उसके 15-17 एडिशन निकल गए, बहुत पसंद किया गया। तो मुझे लगता है कि आप अगर कुछ नया करना चाहते हैं, मेरे भीतर जो सबसे बड़ा कीड़ा कहिए या जज्बा कहिए या प्रेरणा कहिए, वो मैं कुछ हट के करना चाहती हूँ। जी मैम, आपकी प्रेरणा? देखिए, मेरी प्रेरणा मैं अगर कहूँ तो मेरे फादर एंड मेरे फादर इन लॉ दोनों ही, मतलब फादर्स चॉइस रहे हमेशा से। जब तक मैं अनमैरिड थी तो मेरे जो फादर थे वो पुलिस डिपार्टमेंट में थे। उनके पास हमारे लिए टाइम तो नहीं होता था, लेकिन उनकी एक पॉजिटिविटी हमेशा साथ रहती थी। उन्होंने कभी बर्डन नहीं डाला किसी चीज़ का। हमने जो रास्ता चूज़ किया उन्होंने हमें उस पर चलने की फ्रीडम दी, जो उस टाइम पे सभी बच्चों को नहीं मिलती थी। जो मन में आया वो करना, जहाँ आप उड़ना चाहते हो, जिस आसमान के आप सपने देखते हो, उसमें उड़ने के लिए जो आपको रिक्वायरमेंट्स हैं, जो पंख आपको चाहिए, वो उड़ान मुझे मेरे फादर ने दी। उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया और उन्होंने हमें ये सिखाया कि कम टाइम में और लिमिटेड रिसोर्सेज में अपने एम तक कैसे पहुंचना है। और आफ्टर मैरिज मेरे फादर इन लॉ भी मुझे उनसे भी कुछ एक्स्ट्रा ही मिले। मेरे को याद है मेरी शादी जब हुई, काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा मैच्योर मैं उस टाइम पे नहीं थी। पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल ईयर मेरा था और उस टाइम पे मेरे लिए बहुत बड़ी एक सिरदर्द जिसे कह सकते हैं वो ये था कि शादी भी हो गई है और पीजी भी कंप्लीट करनी है, हॉस्टल में भी रहना है और एक मैरिड लाइफ में भी आपको एंट्री करनी है। तो वहाँ से मेरे फादर इन लॉ ने मुझे मोटिवेट करना शुरू किया और उनको पता नहीं क्यों हमेशा ये लगता था कि ये बच्ची कुछ ना कुछ अलग करेगी। और उनका ये जो थॉट थी, ये थॉट एक तरह से मेरा पैशन बनता था। मुझे इस चीज़ से एक, जो आप लोग बच्चे बोलते हैं किक मिलना, मुझे किक मिलती थी और मेरे अंदर हमेशा ये रहता था कि मैं कुछ अलग करूं, मैं इनकी बात को सच प्रूव करूं।
और आज भगवान की कृपा है कि दोनों ही पेरेंट्स, दोनों ही फादर मेरे और पेरेंट्स भी, वो आज इतने खुश हैं मेरी इस अचीवमेंट से और मैं जो काम करती हूँ उससे। वो मुझे हमेशा ये मोटिवेट करते हैं, बेटा आप करो। क्योंकि देखिए जब हम काम करते हैं बच्चों के लिए तो आपको घर से भी बाहर भी रहना पड़ता है, अपने बच्चों को छोड़ के भी जाना पड़ता है, लेकिन जब आपका फैमिली और आपके पेरेंट्स आपके सपोर्ट में खड़े होते हैं तो एक तरह से आपको घर की चिंता नहीं रहती है, फैमिली की चिंता आपको नहीं रहती है, क्योंकि वो लोग वहाँ पे हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए और आप फ्रीली काम कर पाते हैं। तो मैं सैल्यूट करूँगी अपने दोनों फादर्स को स्पेशली। जी, अगला और आखिरी सवाल। मैम, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हमसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता एक दूसरे को, तो मैम आपने जब बताया कि आप इतना सेल्फ सफिशिएंट होने के बाद भी आपके फादर को ये बोला गया कि दहेज इकट्ठा करना है, तो मैम सेल्फ सफिशिएंट होने के बाद आपने उस थॉट को कैसे ओवरकम किया? सफलतम राजनीतिज्ञों में से एक। पहले यही बोला जाता था कि दहेज इकट्ठा करना है, कैसे तुम 3-3 लड़कियों की शादी करोगे। तो वही एक थॉट था जहाँ से मुझे कुछ प्रेरणा मिलती थी कि अपने पैरों पे खड़ा होना है ताकि हम स्वावलंबी बन सकें और अपने फादर के ऊपर बोझ ना रहें, ताकि उनको सोसाइटल प्रेशर ना रहे कि कैसे इकट्ठा करोगे, क्या करोगे। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रेरणा का स्रोत रहा। भाई नहीं है, भाई नहीं है, बचपन से ही सुनते आ रहे थे कि शादी कैसे होगी, भाई नहीं है। तो दिमाग में भी एक बैठा, एक लगा कि ये बैरियर है, लेकिन ये लगा कि अगर खुद पे विश्वास है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं। किसी ने कहा कि तुम कम नहीं, तुम कमज़ोर नहीं, तुमसे बेहतर कोई और नहीं। तो ये थॉट कहीं ना कहीं जो थे, छोटे छोटे से थॉट्स, वो मोटिवेट करते थे कि हम किस तरह से पुरुष से अलग हैं, किस तरीके से लड़कों से अलग हैं। लड़की लड़का, लड़की लड़का, सारी उम्र हो गई ये सुनते सुनते और झेलते झेलते। पर अभी भी मतलब ऐसा लगता है कि ये आधी आबादी के लिए आसमान खुला हुआ नहीं है। अभी भी बहुत सारी बाधाएं हैं जो हम सबको क्रॉस करनी पड़ती हैं। अभी भी रिसोर्सेज इक्वल नहीं मिलते हैं। कदम कदम पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत किस्मत के धनी लोग होते हैं जिनको, अंजू जी जैसे जिनको बहुत कुछ सपोर्ट मिलता है चारों तरफ से। सबको उतना सपोर्ट अभी भी नहीं मिलता है और उसको हम खुल के बताते भी नहीं हैं, बताना नहीं चाहते क्योंकि समाज का डर रहता है। तो हमें कहीं ना कहीं अपने अंदर आत्मविश्वास रखना होगा, कहीं ना कहीं ये जज्बा, जैसे कि मैडम ने बोला, अलका मैडम ने, कि कुछ अलग करने का कीड़ा, तो वो अलग करने का, हट के वो फिर नहीं होना चाहिए कि फिर से नहीं, मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ। हमारे डीजी कहा करते हैं कि हम लड़की हैं, हम लड़ सकते हैं। ये थॉट हमारे अंदर होना चाहिए। तो ये इस थॉट के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो कोई भी जर्नी होगी, कितनी भी कठिन क्यों नहीं है, हम उसको पार कर ही लेंगे, मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। एक कहावत है जो मैं हमेशा याद रखती हूँ कि सोच बदले तो सितारे बदल जाते हैं, नज़र बदले तो नज़ारे बदल जाते हैं, कश्ती बदलने से कुछ नहीं होगा, दिशा बदले तो किनारे बदल जाते हैं। क्या बात है, किनारे बदल जाते हैं। बिल्कुल, हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना है हर हाल। बिल्कुल, इस बात पे मैम भी कुछ कहना चाह रही हैं। मैं भी कहना चाहती हूँ कि मेरी भी 2 बेटियां हुई, जैसे मैंने आपको बताया। दोनों बेटियां मेरी इंजीनियर हैं और बड़ी घर की बात है, लेकिन अपने घर जैसे ही बैठे हैं और बात करनी चाहिए। मुझे लगता है ये बातें बाहर आनी चाहिए। तो मैं अपनी बड़ी बिटिया के लिए शादी के लिए देख रही थी लड़का और बातचीत हो रही थी, तो उसमें किसी ने बहुत तरीके से मुझे अंदाज में बताया कि भाई हमारा तो बेटा जो है वो IAS ऑफिसर थे, वो जिनसे बात हो रही थी, और बड़ा ही विनम्र व्यक्ति था। लेकिन उसकी जो बड़ी बहन थी, उन्होंने कहा कि भाई हम 6 बहनें थीं और हम 6 बहनों के लिए इन्होंने ही काम किया, बेटे उस छोटे बच्चे के लिए, मतलब मेरा भाई जो है वो बेटे की तरह है, लेकिन उसने हमें पढ़ाया, बड़ा किया, ये वो। और अभी तो जो छोटी बहन की इसने शादी की, उसमें तो 40 लाख रुपए खर्च कर दिए। तो मेरा कान थोड़ा बजा। तो मैंने पूछा भाई 40 लाख क्यों? तो उन्होंने कहा इंजीनियर है दामाद, तो भाई उसके लिए 40 लाख रुपए तो बनते हैं। तो मैं समझ गई कि मैंने कहा भाई यहाँ शादी तो करनी नहीं है मुझे, जब करनी नहीं है तो मन की बात तो कही दो ना। तो मैंने उनको कहा देखिए बेटी तो मेरी भी इंजीनियर ही है, लेकिन मैं आपसे 40 लाख नहीं लूँगी, आप निश्चिंत रहिए। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने अपने सवाल पूछे।
तो मैम क्योंकि समय हो चुका है कि मैं अलविदा कहूँ, लेकिन उससे पहले मन तो नहीं कर रहा क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, इतने अच्छे किस्से हैं, लेकिन एक दस्तूर है, एक परंपरा है इस शो की कि जाने से पहले हम ये कहते हैं कि ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और इसे खूबसूरत बनाने वाली महिलाएँ ही होती हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हों, उसमें रंग भर देती हैं। तो इस खूबसूरत सी ज़िंदगी के नाम आपका एक खूबसूरत सा संदेश। हाँ, मेरा यही संदेश है कि हमें आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हमें आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है और आर्थिक स्वतंत्रता से एक अनोखा आत्मविश्वास जागृत होता है, जिससे हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। और अगर हमारे प्रयासों में दृढ़ता है और आयामों में लगन है तो कोई भी सफलता हमसे दूर नहीं है। और 2 पंक्ति के माध्यम से मैं अपना संदेश आपको देना चाहूँगी। ऊंचाई को पाने के लिए विकास चाहिए, ऊंचाई को पाने के लिए विकास चाहिए, अंधेरे को मिटाने के लिए प्रकाश चाहिए। सब कुछ संभव है आप लोगों के द्वारा, केवल कुछ करने का विश्वास चाहिए, विश्वास चाहिए। थैंक यू। बहुत बढ़िया मैम जी। आपने बहुत अच्छी बात कही, रंगों को लेकर के, रंगों के माध्यम से हम जिंदगी को सचमुच खूबसूरत बनाती हैं। और इतनी मज़ेदार बात है कि हम दुख में भी गा लेती हैं। लोग दुख में रोते हैं, महिलाएं ऐसी होती हैं कि दुख में भी गा लेती हैं। तो आपको अपने दुखों से प्रेरणा लेनी है, अपने संघर्षों से आपको और मजबूत होना है, यही मैं कहना चाहती हूँ। और जिस तरह आपने कहा, मैं नीतू जी आपकी तरह ही, मैं तो कविताओं में ही बात करती हूँ, तो मेरी एक कविता का एक छंद आपके नज़र करती हूँ, शायद आप लोगों के समझ में आ जाए जो कहना चाह रही हूँ। औरत और रंग हरदम है संग, नाजुक सी लड़की खाती है झिड़की, सबको चौंकाएगी मंजिल जब पाएगी, छू लेगी नीलांबर होकर दबंग, औरत और रंग हरदम है संग। क्या है जी मैम। मेरा आप सबको संदेश बस इतना ही है, पॉजिटिव रहिए, अपने आसपास का जो आवरण है उसे पॉजिटिव बनाइए, पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट कीजिए, अपने फ्रेंड्स को पॉजिटिव कीजिए। अगर आपको लगता भी है कि आपके आसपास कोई बच्चा ऐसा है या आपका कोई फ्रेंड या फैमिली में कुछ ऐसा नेगेटिव है, तो कोशिश कीजिए उस टाइम पे उस जगह से थोड़ा सा हट जाइए, उस जगह को छोड़ दीजिए। थोड़ी सी देर के बाद आपका जो माइंड है, माइंड सेटअप चेंज हो जाएगा और वो नेगेटिविटी आपके अंदर से निकल जाएगी। दूसरी बात, रंगों की अगर हम करते हैं तो देखिए, आपकी ज़िंदगी है, रंग आपको भरने हैं। कैसे रंग आपको पसंद है वो आपको पता है। अपना जो ब्रश है वो किसी और के हाथ में ना दें, किसी और को ये परमिशन ना दें कि वो आपकी ज़िंदगी में रंग भर सके और आपकी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चला सके। आपको अपनी बात कहनी आनी चाहिए, अपनी बात रखनी आनी चाहिए, अपने डिसीज़न लेने आने चाहिए और साथ में उन डिसीजंस को राइट प्रूव करना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप डिसीज़न लो और पेरेंट्स के पास या अपने टीचर्स के पास आके खड़े हो जाओ कि मेरे से ये हो गया। गलतियाँ होती हैं, कोई बात नहीं, सबसे होती हैं, मुझसे भी हुई हैं, आपसे भी होंगी और होती रहती हैं। गलतियों से हम सीखते हैं, लेकिन गलतियों को एक्सेप्ट करने की जो पावर है वो भी आप में होनी चाहिए। पेशेंस आजकल बच्चों में बिल्कुल नहीं है, पेशेंस रखें, बार बार यही बात कह रही हूँ, पॉजिटिव रहिए और पेशेंस रखिए। बहुत बढ़िया। तो मैम आप तीनों हमारे इस कार्यक्रम में आई, अपना आसमान में आई, अपने कार्यक्रम में आई, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने संघर्ष की कहानी, अपने जीवन की कहानी को हमारे साथ साझा की और हमारे कार्यक्रम में मौजूद हुई। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस कार्यक्रम में आई, इस कार्यक्रम में आपने रंग भरे, अपने सवाल पूछे, अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले यही कहना चाहूँगी, गाँव हो, कस्बा हो, कोई छोटा सा शहर हो, जज्बे बड़े होने चाहिए, हौसले बड़े होने चाहिए, आप मंजिल को छू ही जाते हैं। और एक बात तो सबने सुनी ही है कि वाकिफ कहाँ है ज़माना हमारी उड़ान से, वो और थे जो डर गए आसमान से। जो लोग कहते हैं आसमान तक पहुँचेगी, हम नहीं मानते, उन्हें हम बता दें कि हम जानते हैं अपना आसमान बनाना, अपना खुद का आसमान बनाना और लोगों को ये बताना कि हाँ, मेरी ये उड़ान है और ये मेरी पहचान है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो, इधर से जमीन